का मेडिकल मिल जाएगा ऑफिसर सर जी, हूँ ना। टीचर बहुत सारे मिल जाएंगे। आप कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करें, डेट बता देंगे, आपको टीचर बहुत सारे मिल 21 जाएंगे जो। मैंने 17 जून आलोक से जी, 21 जून आलोक तक। जी, आलोक जी, अभी कार्यक्रम को संचालित कर रही है रंजना जी, उनका कार्यक्रम होने दे। ठीक है, मैं अच्छा अच्छा। आपसे फोन पे कांटेक्ट कर लूंगी। ठीक है जी 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 जी, ठीक है, मैं कॉल करूंगी आपको। जी जी। धन्यवाद जूली बहन। और बहुत सुंदर आज के हमारी योगाचार्य आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब ने जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से बहुत सुंदर क्लास ली, सुंदर आज योगाभ्यास करवाया और पसीना निकवाला है उन्होंने। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी तरह योग रोज हमारे जीवन में जरूरी है, तो योग करें और निरोगी रहे। और इसी के बाद हम जो दूसरा सत्र हम चर्चा करते हैं आहार पर, और आहार और हम जैविक खेती पर। कल 5 जून हमने विश्व दिवस मनाया, पर्यावरण दिवस मनाया, और आज हमारे बीच कल भी हमारे योगाहार मंच पर शुभ बिश्नोई जी पर्यावरण पर अपना उद्बोधन देने के लिए आए थे, और बहुत सुंदर कल का कार्यक्रम रहा। आज भी हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय विनोद जुगनाल जी। और मैं अगर मेरी आवाज प्रभा बहन तक आ रही है तो मैं सादर निवेदन करती हूँ प्रभा दीदी से कि उनको उनका परिचय के साथ सम्मानित हमारे मंच पर आमंत्रित करें सम्मान के साथ। अगर प्रभा दीदी आवाज आ रही है तो, नहीं तो फिर मैं परिचय दे देती हूँ उनका। सभी को प्रणाम। चलिए, प्रभा दीदी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, मैं उनका आदरणीय विनोद भैया जी का परिचय देती हूँ। पर्यावरण विनोद जुगलान, प्रांत पर्यावरण संयोजक, शिक्षा संस्कृति विज्ञान न्यास उत्तराखंड, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, नगर निगम ऋषिकेश देहरादून से है। पर्यावरण पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उन्हें बहुत ही जगह पर सम्मान मिला है। आदरणीय विनोद जुगलान जी को पर्यावरण संरक्षण के लिए 2018 में मानव रचना यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, श्रीराम यूनिवर्सिटी मुजफ्फरनगर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से और मानव अधिकार संगठन की आर से 2020 में नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, 2022 में उत्तराखंड भगीरथ, 2023 में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में सम्मानित किए गए हैं। और उनका बहुत ही सुंदर कार्य है। 2011 से वो भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग में दोपहिया वाहनों के उन कंपनियों में बहुत अच्छे से उन्होंने कार्य किया है और पर्यावरण पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आदरणीय विनोद जुगलान जी। तो मैं उनको और भी उनकी जो कार्य है वो कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो मैं उनको योगाहार मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ अपनी बात रखने के लिए, अपना मार्गदर्शन देने के लिए। जी नमस्कार आदरणीय विनोद भैया जी। नाम सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ को जी और सभी विद्वज्जनों को नमस्कार। हम लोग प्रारंभ करेंगे। इससे पहले कि मैं आप सभी लोगों को संबोधित करूं, आभार प्रकट करूं, हम लोग गायत्री मंत्र से शुरू करेंगे। मैं पहली एक लाइन में बोलूंगा, उसके बाद में आप लोग बोल सकते हैं। 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हम लोग कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। सब लोग सीधी कमर करके हाथ जोड़ करके माँ भगवती को प्रणाम करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांतिकरा भवन्तु। सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ को अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी बंधुओं को, भगिनियों को हार्दिक आभार प्रकट करते हुए मैं योगाहार के इस द्वितीय सत्र में आप सभी का हार्दिक चंदन वंदन अभिनंदन करते हुए आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस योगाहार परिवार का, सभी विद्वज्जनों का, सभी बंधु भगिनियों का कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सुअवसर दिया। मैं आप लोगों को भी इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमपिता परमात्मा ने हमें 84 लाख योनि के बाद में जो ये जीवन दिया है, यह जीवन सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि हम लोग विचरण करते रहें। हम लोग नैतिक शिक्षा में पढ़ा करते थे, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ये मृत्युलोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि जिन लोगों ने इस संसार में आकर के विद्या प्राप्त नहीं की, ज्ञान अर्जित नहीं किया और सिर्फ धन कमाने में जुटे रहे, उसका पुण्य नहीं किया, वे लोग इस भूमि पर उस मृग के समान है, उस वन्य जीव के समान है जो भूमि पर चरता रहता है और पशु जैसा आचरण करता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि आप लोग अलौकिक लोग हैं, आनंदमयी लोग हैं, जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं या इस तरह के अन्य कार्यक्रमों में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो आप अपना प्राइम टाइम सूर्योदय के साथ में आप दिन की अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। वरना क्या है कि हम लोग रामचरितमानस में पढ़ते हैं, सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत नाही। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, स्मॉल स्मॉल गुड थिंग्स मेक्स अस परफेक्ट एंड परफेक्शन इज नॉट ए स्मॉल थिंग। हम ऐसी छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से अपने जीवन को परफेक्शन की ओर ले जा रहे हैं। और जब आप परफेक्ट कंप्लीट मैन कंप्लीट विमेन बनते हैं तो वो कोई एक छोटी बात नहीं होती है। जैसा कि आदरणीय रंजना जी ने बताया, बिफोर दिस आई वॉज वर्किंग इन ऑटोमोबाइल कंपनी एज ए पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, बट इन द ईयर ऑफ 2011 I have resigned in my company for the better sake of my state and my native place. I have adopted 2 institutions of Uttarakhand government for making green model school. ये मन में विचार कैसे आया, आप लोग इसमें कैसे प्रतिभाग कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन को अच्छा आप आनंदित कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। जो बस हमें अपना आचरण, आहार, व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। क्योंकि मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, खेती अभी भी करते हैं, तो इसलिए हम लोग जैविक खेती की भी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का जो ये कार्यक्रम है, हमारे पूज्यवर गुरुदेव, अगर हम पतंजलि की ही बात करें तो पूज्यवर गुरुदेव आज पूरे देश विदेश, न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व स्तर पर अपने ज्ञान की जो दिव्य दृष्टि है, वो ज्ञान प्रकाश से पूरे देश विदेश और पूरे संसार को अलौकिक कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं कि हम उनके जैसा बने, उनके मार्ग बताए हुए मार्गों पर चले। परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी जो बहुत छोटी छोटी बातें आपको बता करके
आपको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक करते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी ये विनती रहेगी कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? सब कुछ तो चल ही रहा है, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? आज पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण हमने 5 जून को मनाया। सिर्फ 5 जून को ही क्यों? हर दिन पर्यावरण दिवस हम लोग क्यों नहीं मना सकते? ये पर्यावरण दिवस सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका पर्यावरण के प्रति जिनमें जागरूकता नहीं है। उन देशों के लिए है जो कार्बन का उत्सर्जन बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि हम कैसा पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं, संरक्षित करें। भारत को तो ये ज्ञान आज से नहीं, हमारी वैदिक परंपरा से मिला हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे सनातन संस्कृति से आते हैं, लगभग सब लोग, हमारे भाई आलोक जी आसाम से जुड़े हैं। मैं समझता हूँ कि आसाम हो या कन्याकुमारी हो, जम्मू कश्मीर हो, तमाम हमारी जो अनेकता में एकता है, सब जगह माँ भगवती की पूजा सब लोग करते हैं। और माँ भगवती नवरात्रों में जब हम पूजते हैं, तो पहला जो श्लोक है वो बताता है कि हमारी अलौकिक शक्तियां क्या हैं और हमारा जो आचरण है वो किस तरह का था। हम कहते हैं नवरात्र की जो शुरुआत होती है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो जो देवी है माँ भगवती, उसका पहला जो स्वरूप है वो प्रकृति का है। और आज हम कर क्या रहे हैं कि सुबह अगर हम लोग नाश्ते की बात करें, तो हम नाश्ता कहाँ से शुरू करते हैं? नाश्ता सुबह पकोड़े, सुबह चाय पकौड़ी, जरा सी बारिश हुई और हमें पकोड़े चाहिए, हमें चाय चाहिए, चाय में भी दूध बिल्कुल गाढ़ा चाहिए। और काम हमारा क्या है कि काम अब खेत वाला नहीं रह गया, शारीरिक परिश्रम तो रह ही नहीं गया। सब लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। अभी भाई अशोक जी ने बहुत अच्छा बताया कि हमें ज्ञान कौन दे रहे हैं, कौन रास्ता बता रहा है शुगर से हमें मुक्ति का, जो खुद शुगर से ग्रसित है। कारण क्या है? ये उनकी भी गलती नहीं है, उनकी जो खान पान है, उनका जो आचरण है, उनका जो आहार व्यवहार है वो बदल चुका है। उन्हें पता ही नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं। एक डॉक्टर अगर सुबह बैठता है, उसको ये है कि मुझे शाम तक इतने हजार रुपए कमाने हैं, मैंने 2 करोड़ रुपया लगाया है, 10 करोड़ रुपया लगाया है। तो वो उसके लिए सुबह से बैठे हुए हैं और शाम तक, रात को 11 बजे तक, जब तक पेशेंट आ रहे हैं तो देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। और उसमें भी उनका अपना आहार व्यवहार सब बदल गया। तो हमें जरूरत क्या है? परम पूज्य स्वामी जी ने जो बताया कि हम सनातन संस्कृति के आदर्शों पर चले, हमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पूर्वज करते आए, हम उन चीजों को भूल चुके हैं। सुबह हम लोगों को जो अगर नाश्ता करना है, हम नाश्ते की अगर बात करें, तो सुबह हमें क्या करना चाहिए? हमें फलों का नाश्ता करना चाहिए। उसके बाद में अगर हमें कुछ लेना है, तो दिन में हम लोग दही मट्ठा वगैरह जो है वो दिन में ले सकते हैं। जबकि हम सुबह दूध पीने से शुरुआत करते हैं। तो दूध हमें कब लेना चाहिए? हमें रात को दूध लेना चाहिए, और वो भी 7 बजे तक हमें ले लेना चाहिए। जो भी हम लिक्विड लेते हैं, 7 बजे तक हमें ले लेना चाहिए। उसके बाद में जो भोजन रहता है, आप जैन धर्म की अगर बात करें, वो कहते हैं कि हम सूर्योदय के साथ में भोजन स्टार्ट करते हैं, अपनी दिनचर्या स्टार्ट करते हैं, और सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करते। उसका कारण ये बताया जाता है कि वो बताते हैं कि इसमें रात में एक तो जीवों के भोजन में मिलने की संभावना अधिक होती है। दूसरा ये भी कि खाना अगर समय से खा लिया जाए, तो उसे हजम होने के लिए उसको पाचन तंत्र को समय चाहिए। मशीन की तरफ अगर हम चलाते रहे, उसका हम सबसे बड़ी आज बात देखिए कि इफ यू आर हैविंग ऑटोमोबाइल, आने जाने के लिए आपके पास वाहन है, हम उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराते हैं। एक गाड़ी खरीदते हैं 10-20 लाख की,
तो उसमें रहता है कि भाई हमें मेंटेनेंस प्रिवेंटिव इसकी सर्विस कब होनी है। अपने स्वास्थ्य की सर्विस की किसी को चिंता नहीं है, फिर हम लेते हैं करेक्टिव मेजर्स और फिर वो जल्दी-जल्दी चाहिए, तो जल्दी-जल्दी चाहिए तो फिर हम एलोपैथ की तरफ दौड़ते हैं। तो अगर हम लोग शुरुआत से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेते रहें और उसी हिसाब से अगर हम चलें, तो हमें जो हम सनातन संस्कृति हमारी वैदिक संस्कृति है, उसके हिसाब से आहार व्यवहार, योगासन, प्राणायाम अगर हम करें, तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दूसरी बात, बड़ी बात ये है कि आज पढ़ना तो ज़रूरी है। पहले हम लोग जो हमारे बुजुर्ग थे, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, लेकिन ज्ञानी थे। उन्हें पता था कि अगर हमें किसी मक्की के बीज का भी संरक्षण करना है, तो वो चूल्हे के ऊपर उसको टांग देते थे, वैसे ही भुट्टा तोड़ करके, और किस टेम्परेचर तक वो कभी जलता भी नहीं था, उसका जो उसकी आर्द्रता है वो भी समाप्त नहीं होती थी। आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज हम लोग जो कीटनाशक हैं, उसमें मिला करके रख देते हैं और सारे बीज उसमें रखते हैं। फिर क्या होता है कि कभी गलती से अगर मान लो कहीं आपके बीज पड़े हुए हैं, वो चाहे पेठे का बीज है, सीताफल का है, ककड़ी का है, पड़े हुए हैं बीज, आपने देखा आपको अच्छे लगे, उठा के खा लिए। आपको दिखाई इनविजिबल है, पता तो लग ही नहीं रहा है कि ये सारा जितना है, ये डिप किया हुआ है ज़हर में और वो आपके पेट में जा रहा है। हम जो फल बाज़ार से खा रहे हैं, हमें अच्छा लगता है कि हमने बहुत आज अच्छे से नाश्ता कर लिया। आज हमारे योगाचार्य ने हमें बताया ये करना चाहिए। इस तरह से योगासन के बाद में आपको ये स्नान करके और ये भोजन करना है। आपने खूब खाया, लेकिन खाया क्या? जो सेब जहाँ से आपने प्रारंभ किया कि जो आप सुनते हैं कि 1 सेब सुबह खाने से आपको स्वस्थ रहते हैं, लेकिन वो सेब होना चाहिए, वो वैक्स कोटेड नहीं होना चाहिए। अब हम उसको काट रहे हैं तो कहते हैं छिलके के साथ खाना चाहिए, पर कौन-सा छिलका? वो जैविक नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। अगर वो आपके आँगन का है, आपके घर का है, वो कुछ भी है, तो आप उसको खा सकते हैं, कोई भी फल है। लेकिन वही अगर बाज़ार से लाए हैं, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको कुकुम्बर भी खाना है, तो उसको छील के ही खाना है, पील ऑफ करके खाना है, ताकि उसके जो पेस्टिसाइड्स हैं, वो आपके पेट में ना जाएँ। आप सुनने में आता है, आपको कई बार आप देखते हैं कि फलाँ आदमी को बहुत ही जानलेवा बीमारी, घातक, प्राण घातक बीमारी, कैंसर से ग्रसित हो गए और वो शराब नहीं पीते थे, वो सिगरेट नहीं पीते थे, तो ये कैसे संभव हुआ? ये उसमें पता लगता है कि वो पेस्टिसाइड जितना भी है, वो उनके पेट में जाता है। हम लोग चाय पीते हैं, बहुत सारे लोग चाय के ऑफ़िस में चाय पीने के बड़े आदी हो गए। मीटिंग करनी है, उसके बाद में आपको थकान हो रही है, तो चाय पीते हैं। चाय पीने के लिए डिस्पोज़ेबल यूज़ करते हैं। वो जो डिस्पोज़ेबल है, लोग कहते हैं ये कागज़ का है, हमने प्लास्टिक में नहीं पिया, लेकिन उसके अंदर भी कोटिंग होती है। तो जो वैक्स कोटिंग होती है, जैसे ही आप उसमें गरम चीज़ डालते हैं, सूप डालेंगे, शादी-ब्याह में आप जाते हैं, सूप आपको परोसा जाता है। जैसे ही वो कागज़ के उसमें आप गरम-गरम कोई भी चीज़ परोसते हैं, उसका जो वैक्स है, वो वैक्स कोटिंग हमारे भोजन में वहीं उसमें सम्मिलित हो जाती है। तो धीरे-धीरे दिन में 7-8 टाइम ऑफ़िस में वैक्स कोटेड जो डिस्पोज़ेबल है, उनमें चाय पीने से भी आपको आपके स्वास्थ्य को नुकसान होता है। अब हम कहेंगे पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ? आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि जब भी आप छोटी-छोटी कुछ चीज़ें हैं, आप कहीं भी हैं, हो सकता है आपके यहाँ पानी की दिक्कत ना हो, लेकिन आने वाले समय में पानी की दिक्कत पूरे विश्व को झेलनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने 2013 की आपदा भी देखी है, जलवायु परिवर्तन भी देखा है कि उत्तराखंड में किस तरह से विनाश 2013 में हुआ। तो हम लोग समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जलवायु का परिवर्तन। और मैं गंगा तटीय माँ भगवती गंगा के प्रथम उपजाऊ मैदान से आता हूँ, तो मैंने गंगा जी को बहुत नीट एंड क्लीन देखा है। हम लोग देखते थे जल मार्ग से ही दूध वाले लकड़ी ले जाते थे, बड़े-बड़े स्लीपर्स जाते थे, उसी के साथ में दूध के कैन उनके टंगे होते थे। आज नदियों में सदा नीरा जो नदियाँ हैं, उनमें पानी नहीं रह गया है कि जल मार्ग से हम लोग
यातायात कर सके। जो जलीय जंतु हैं उनके लिए पूरा पोषण नहीं हो रहा है, उनको जल की कमी हो रही है, वो नदी नालों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, हाउ इट कुड पॉसिबल, कि हम लोगों ने वहां पर प्लास्टिक के वो जो जितने भी मृतकों के कपड़े आते हैं उसको गंगा जी में फेंक दो, जो फूल मालाएं हैं, पूजा का सामान है, आपने घर में यज्ञ किया, सब उठाओ नदियों में डाल दो। वो छोटी छोटी नदियों के माध्यम से वो सब फिर गंगा जी में ही जा रहा है, वो यमुना जी में जा रहा है, वो कावेरी जी में जा रहा है, यमुना जी में जा रहा है। तो इस तरह वो जब नदियों में जाएगा तो समुद्र में जाएगा, वापस लौट के फिर हमारे पास ही आना है। हम लोग तीर्थाटन के लिए जाते हैं, वहां तीर्थाटन को हमने पर्यटन में बदल दिया है। उसका बहुत घातक परिणाम ये हुआ कि जिन तीर्थों पर हमारे जो बुजुर्ग, जो जिन्हें हम कहते हैं कि अशिक्षित थे लेकिन वे ज्ञानी थे, वो कहते थे कि अगर आप पहाड़ों में सीटी बजाएंगे तो यहाँ पे आपके जो आंचरियां हैं, जो देव परियां हैं, वो आपके प्राण हर लेंगे। इस तरह अपने बच्चों को बताती थी। दरअसल उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी था कि अगर आप सीटी बजाएंगे तो वहां कंपन होगा और एवलांच आने की संभावना हो सकती है। श्री बद्रीनाथ धाम में आज भी शंखनाद करने की वहां पर आज्ञा नहीं है, अनुमति नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस बद्रीनाथ धाम में हमारे बुजुर्गों ने शंखनाद न करने की चेतावनी दी हुई है, वहां अनुमति नहीं दी, वहां आज हमारे पढ़े लिखे लोग चौपर की, हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट दिन भर करते हैं, तो जो हमारा वन्य जीव है विचलित होता है और धीरे धीरे एवलांच आने की संभावनाएं भी अधिक बन जाती हैं। तो हम लोगों को करना क्या है कि जब हम तीर्थाटन के लिए जाएं, एक अपना वेस्टेज के लिए बैग भी साथ में रखें कि अगर हमने कुछ खाया है तो प्लास्टिक हम उसमें रखते रहें और उसको वापस ला करके उसको आसपास जो भी वहाँ नगर निगम है, नगर निकाय है, नगर पालिका परिषद है, पंचायत है, वहां पे उसको जमा कराए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम जा तो रहे भगवान को खुश होने करने के लिए, लेकिन भगवान वहां अपने घर में गंदगी फैलाने से कभी खुश नहीं होंगे। मैं आपके घर में आता हूँ और आपने मुझे अच्छे से फलाहार दिया, तो मुझे वहां पर पुष्प गुच्छ दिया, तो वो पुष्प गुच्छ अगर मैं वहीं बिखेर के चला हूँ, या मैंने वहां पर जो आपने मुझे फल गुच्छ दिया वहीं केले वेले खा करके छिलके वहां फेंक दूं, संतरे खा करके छिलके अगर मैं ऐसे आपके फर्श पर फेंक दूं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जब एक मानव को अच्छा नहीं लग रहा है तो परमपिता परमेश्वर को कैसे अच्छा लग सकता है? आप किसी की भी बात करें, मैंने तो यहाँ तक कि बाइबिल भी पढ़ी, उसमें भी हमने देखा, दे सेड अ मैन्स बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। तो जो लोग आज ये कहते हैं कि हमारे धर्म में मीट मछली और मदिरा का सेवन करने के लिए मनाही नहीं है, मैं कहता हूँ कहाँ लिखा है? जो धर्म हमें, जो हमारे वेद पुराण, हमारे धर्म ग्रंथ ये कहते हो कि अ मैन्स बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, तो क्या जिस मंदिर में भगवान रहते हैं वहां पे हम लोग मांस मदिरा और ऐसी नशीली चीजों का सेवन करके वहां उसको घृणित कर सकते हैं क्या? ये घृणित कार्य हमें नहीं करना चाहिए। जो लोग शाकाहारी हैं, मैं उनका बहुत ही धन्यवादी हूँ, साधुवाद है उनको कि जो आज भी अपना रहे हैं अपनी वैदिक रीतियों को। बहुत बहुत सारी चीजें हैं कि जिनकी ओर हम बढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज कि जो हमारे वेदों ने लिखा हम उसे भूलते चले गए। आज प्रकृति बचेगी, संस्कृति बचेगी, तो ये पीढ़ी आने वाली भी बचेगी। मैं देखता हूँ बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिल रही हैं, बच्चे मेट्रो सिटीज में जा रहे हैं। मैं खुद एक मेट्रो सिटी में यहाँ साउथ में आया हुआ हूँ, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कि बच्चे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन किस में अच्छा कर रहे हैं? रोजगार की दिशा में तो अच्छा कर रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ में अच्छा नहीं कर रहे हैं। जगह जगह आपको वहां पे यहाँ जो अच्छा देखने को मिलता है कि पान की दुकान पे भी आपको वहाँ फल नजर आते हैं,
हर दुकान पे केला रखा हुआ है, हर दुकान पे, और पर पीस आप केला ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पूरा 1 दर्जन लेना है, पूरा 1 किलो लेना है। किलो में भी मिलता है, डज़न में भी मिलता है, लेकिन आप 1 पीस भी ले सकते हैं। पर आज की जो पीढ़ी है, केला नहीं खा रही है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो देख रहा हूँ कि मैक्सिमम जो हमारी वर्किंग प्रोफेशनल हैं बच्चे, वो नशे की गिरफ्त में हैं। कोई धूम्रपान कर रहा है। तो ये कहाँ से दिक्कत हुई? मैंने देखा एक जिम्नास्ट यहाँ पर बहुत अच्छे एक युवा हैं, देहरादून से आते हैं और वो जिम ट्रेनर है। जब मैंने उनसे चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि इन लोगों को जानकारी नहीं है। ये शिक्षित तो हैं, पर अज्ञानी हैं। इनको संस्कार पोषण नहीं हुआ। उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? अभिभावक ज़िम्मेदार हैं। आज हम लोग ये देखते हैं कि हम अब कोट पैंट टाई लगा करके अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा घोषित करते हैं। सिर्फ अंग्रेजी आप बोले, उससे आप बड़े नहीं होते हैं। आप अंग्रेजी सीखें, फ्रेंच सीखें, डच सीखें, लेकिन अपनी जो स्थानीय भाषा है, अगर आप आसाम में रहते हैं तो आपको असमी भी आनी चाहिए। आप उत्तराखंड से आते हैं तो आपको जो आपकी क्षेत्रीय बोली भाषाएं हैं, वो भी जरूरी आनी चाहिए। हम लोग कर क्या रहे हैं कि दूसरों का तो अपना रहे हैं, अपने को भूलते जा रहे हैं। हमने अपने दोस्त बनाने हैं, लोगों से संपर्क जोड़ना है, और घर में जो माता पिता हैं, उनको बिल्कुल नहीं भूलना है। आज स्थिति क्या हो गई कि आज मैं देखो इतने लोगों से जुड़ा हुआ हूँ कि लगभग 2 दर्जन लोग अभी भी मेरे साथ में हैं। लेकिन स्थिति होती है कि आपको अपने परिवार से आप नहीं जुड़ पाते हैं। ये बड़ी दिक्कत की बात है। जब हम अपने लोगों से जुड़ेंगे, हमें कुछ सीखने को उनसे मिलेगा। हम कहाँ से आते हैं, आपको कभी जानकारी है? हमारे यहाँ पर्यावरण की कितनी चिंता है कि हम जब सुबह उठते हैं, मैं स्वयं जब सुबह उठता हूँ, तो हम लोग सबसे पहले जब उठने के साथ ही बिस्तर पे दोनों हाथ ऐसे करके राग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, ये कह करके उस भगवान को हम धन्यवाद करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है कि जब हम भूमि पर हम पैर रखते हैं, तो भूमि क्या है? हमारे वेदों में लिखा है, भूमि माता पुत्रोहम। माता जो है वो भूमि है। तो हम माता की छाती पर हम पैर नहीं रख सकते। अज्ञानता में जब हम छोटे हैं तब तो हम कहीं भी नाच जाए, उसके लिए सब माफ है। लेकिन जब हम बड़े हो गए, तो क्या हम अपनी माँ के पेट में पैर रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो हमारे वेदों ने क्या कहा? समुद्र वसनी देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्वे। हे माँ भगवती, मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ, मैं अपने बिस्तर से उतर रहा हूँ और भूमि में मैं अपना पैर रख रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करें। तो जिस देश की वैदिक संस्कृति ऐसी हो, जिस देश की वैदिक संस्कृति ऐसी हो कि हम माँ को माँ समझ के भूमि को माता मानते हैं, और वहां उसको टच करने से पहले हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, उससे माफी मांग लेते हैं। मैं उस संस्कृति से आता हूँ, उस क्षेत्र से आता हूँ। हमारे पहाड़ों में सब पेड़ घर बनाए जाते थे, तो कच्चे घर बनते थे। उसमें पहाड़ से पत्थर लाना होता था, और बीच में एक, उसमें जैसे आज हम लोग एंगल डालते हैं, बहुत मोटा सा बीम डालते हैं, तो ऐसा बीम उस टाइम पे नहीं होता था। तो लकड़ी का बीम डाला जाता था, पेड़ काटते थे। तो पेड़ ऐसे नहीं कि जंगल गए और पेड़ काट के ले आए। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे जो पूर्वज हैं, वो बताते हैं कि हम पहले शाम को वहां जाते थे, प्रार्थना करते थे कि हे वन माता, मुझे अपने रहने के लिए एक निवास बनाना है, और मुझे इसके लिए एक पेड़ की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपके आज्ञा से कल इस पेड़ को काट कर ले जाऊंगा। वो देख आते थे, लेकिन एक रात उस प्रार्थना करके अगले दिन उसको काटते थे। आज क्या करते हैं? क्यों जरूरत पड़ रही है पर्यावरण के प्रति हमें योगाहार कार्यक्रम की?
कि आज हम क्या करते हैं, हमने केला खाया और केला कहीं भी फेंक दिया। आपने बढ़िया से पिज्जा बर्गर मंगाया और उसके बाद में जो भी चीज है वो उसके बाहर का जो पैकिंग थी वो पैकेजिंग आपने कहीं भी हम फेंक देते हैं। जो बच्चे आज सिगरेट पी रहे हैं, जिन्हें ये पता नहीं है कि हमारा शरीर का क्या होने वाला है, युवा हैं बच्चे, युवतियां भी, इवन की युवतियां भी सिगरेट पी रही हैं। तो जिन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, उन्हें पर्यावरण की चिंता कहाँ से होगी? वो कहीं भी सिगरेट फेंक देंगी। आज पहाड़ों में ज्यादा से ज्यादा जगह पर आप कह रहे हैं कि आग लग रही है। कैसे आग लग रही है? पता ही नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं। उनके लिए वो पर्यटन है। जो हमारा घर है, उनके लिए वो एक तीर्थ स्थली नहीं रह गई, पर्यटन हो गया। किसके साथ में कौन गया कुछ मालूम ही नहीं है। पूरी टीम की टीम जा रही है और वहां बाद में जाके क्या होता है, जंगल में भटक गए, सिगरेट पिया, कहीं फेंक दिया। गर्मी है, 43 डिग्री टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर में कहीं भी आग लग जाती है, पूरा जंगल जल के नाश हो जाता है, वन्य जीव जल जाते हैं, लोगों के घरों तक आग चली जाती है, ढूंढते रह जाते हैं कैसे आग लगी। तो जो आचार आहार व्यवहार हम लोगों का है, इसको बदलने की जरूरत है। वो हम कैसे बदल सकते हैं? पानी की मैं बात कर रहा था कि सुबह अगर मान लीजिए मैं पुरुष हूँ, मुझे दाढ़ी बनानी है, तो टैप को खुला रख करके और दाढ़ी बनाते रहो, उधर ब्रशिंग करते रहो, उसका क्या फायदा है? हम लोग एक मग में, एक छोटे से जग में पानी लेकर के उससे भी सेविंग कर सकते हैं। आप महिला हैं, आप ब्रश कर रही हैं, तो टैप खुला करके नहीं करना है। हम वहां पे भी पानी एक इसमें बोतल में ले लिया, उसी से हम लोग कर सकते हैं। पानी का आचार व्यवहार में अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा। यही हमारा योगाहार सिखाता है। योग संवत व्यवहार ही योगाहार है। हम जो भारत को भारत माता कहते हैं, क्यों कहते हैं? जो हम सब लोगों का भारतत्व को वहन कर रही है, वही भारत भूमि है। और इस भारत भूमि में हम अगर उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो हमें प्रकृति के समवत आचरण करना है। आप पहली बात तो हमें एसी लगाना नहीं चाहिए। बेंगलोर में मैं आया हूँ, यहाँ बहुत एक अच्छी चीज मैंने देखी। जहाँ भी आप पीजी में जाते हैं, तो ज्यादातर बहुत वेरी रेयरली 1% कोई पीजी होगा जिसमें एसी लगे होंगे। उनको जरूरत नहीं है, नहीं लगाते हैं। इकोनॉमी भी बनती है, उससे इकोनॉमी भी बढ़ती है, और दूसरा क्या, प्रकृति भी बचती है। ये अच्छा प्लस पॉइंट है। तो इस तरह से, लेकिन अगर आप एसी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें से निकलने वाले पानी को हम पौधों में दे सकते हैं। उस पानी को हम क्या कर सकते हैं, उससे हम पोछा लगा सकते हैं, प्लांट्स दे सकते हैं, उससे हम बर्तन भी धो सकते हैं। तो इस तरह का जो छोटे छोटे हमारे नवाचार हैं, ये नवाचार हम करें। हमें घर में, हर घर में पेड़ लगाना चाहिए, पौधा लगाना चाहिए। लेकिन आप कहोगे मैं तो रहता हूँ भाई तीसरी मंजिल में, मैं छठी मंजिल में रहता हूँ, या मेरे पास में मेरे ऑफिस में तो जगह ही नहीं है, मैं कहाँ कैसे करूँ? तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो अपने घर के आसपास जो है एलोवेरा का पौधा लगा सकते हैं प्लांट में। आप छत में अपना एक गार्डन बना सकते हैं, टेरेस गार्डन बना सकते हैं। आप जिस ऑफिस में हैं वहां भी एक पौधा रख सकते हैं। आपका जहाँ आपको लगता है कि मुझे भगवान का धन्यवाद करना है, वहाँ एक तुलसी माता को स्थापित कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, जब आप करेंगे, बच्चे हमसे यही सीखते हैं। दादा दादी से, नाना नानी से बच्चे सवाल करते हैं कि ये क्या है, ये क्यों लगाया है, आप इसमें जल क्यों चढ़ाते हो? हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते थे पीपल को काटते नहीं है। क्यों नहीं काटते हैं? वो कहते थे कि इसमें भगवान का वास होता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक कारण आज की पीढ़ी को बताया जाए, तो उन्हें बताया जा सकता है कि ये जितना ऑक्सीजन देते हैं, इतना आपका जो 100 हमारे एसी हैं, उतना ऑक्सीजन, उतनी हवा नहीं देते हैं हमें, जितना कि ये पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं। नीम का पौधा जो है, नीम का पेड़ काटने पर, पेड़ और हमारे बरगद का, हमारे जो दूसरा पीपल का पेड़ है, इनको काटने पर वन विभाग ने उनको प्रतिबंधित श्रेणी में घोषित किया हुआ है। कारण क्या है? ये पेड़ अगर कट जाएंगे, आने वाले समय में अगली पीढ़ी के लिए हमें हवा पानी, शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी। जल का संरक्षण अगर करना है, तो प्लास्टिक को हमें रोकना होगा। जीरो वेस्ट। दूसरी चीज एक बड़ी मैं
कह रहा था कि अगर मान लीजिए आप प्लास्टिक किसी कारण से भी दूध का पैकेट आ गया आपके यहाँ, किसी बिस्किट का पैकेट है और आप चॉकलेट का पैकेट है, कोई भी चीज है, आप अगर प्लास्टिक है तो उसको मैं समझता हूँ कि एक तो पहले अलग कट नहीं काटना है, उसको छोटा पीस नहीं करना है। वो जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। आप फाड़ें तो उसी में छेद करें, उसको बीच में से फाड़ करके भी आप उसमें से उसको टीयर ऑफ कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने उसको यूज कर ही लिया है तो आपको प्लास्टिक को कैसे हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं घर में भी, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग करके ही आप अपने निगम को, निकाय को, जिला पंचायत को, ग्राम पंचायत को दें एक बार, ताकि जो गीला है उससे खाद बनाई जा सके। अब इसमें आते हैं ट्रिपल आर वेस्ट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें है कि रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। पहली बात तो हम रिड्यूस करें, प्लास्टिक का प्रयोग जो है बहुत कम से कम करें। फिर अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास में आ ही गया है तो उसको रीयूज करें। हम कहाँ रीयूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों का हम वेस्ट मैनेजमेंट में दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद भी अगर आपके पास में बचता है ऐसा कि आप उसको रीयूज नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते, दूध का ही पैकेट है, आप उसको कैसे करेंगे? इसका ना तो रीयूज कर सकते हो ना रिड्यूस कर सकते हो, दूध भी पीना है और उसको रिड्यूस कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो क्या करना है? रिसाइकल करना है। उसको आप धो करके प्लास्टिक को एकत्र करें और जो भी प्लास्टिक वाला आता है उसको आप अलग से दे दें, वो रिसाइकल हो जाएगा। अब जो आप पानी पी रहे हैं आज, पानी की मैं बात करूं तो जल संरक्षण के प्रति मेरा ये रहता है कि आप जब भी घर में कोई आए, मैं आपके घर में आता हूँ, आप मेरे घर में आते हैं, पानी जो परोसे वो बॉटल में नहीं देना है। ये नहीं दिखाना है मेरे यहाँ बिस्लेरी की बॉटल है, ये किनले की बॉटल है, हमारे यहाँ आप पानी जब भी देना है आपने गिलास में देना है, ग्लास ऑफ, स्मॉल ग्लास ऑफ वाटर। आप एक बार नहीं, दो बार, तीन बार पानी दे सकते हैं, ताकि जिस आदमी ने पानी पिया उस पानी को वो फेंके नहीं। और दूसरी चीज कि आप प्लास्टिक की बोतल में पानी का प्रयोग बिल्कुल बंद करें। मैं बाहर कहीं भी जाता हूँ, मेरी प्लास्टिक की जगह मेरी स्टील की जो बोतल है, पानी की बोतल, इवन कि ये आपके वजन को बढ़ाता है। जब आप हवाई यात्रा करते हैं तो आपका वजन उसमें आपके लगेज में बढ़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि आपके पास हर समय पानी रहेगा, आपका स्वास्थ्य जो है उत्तम रहेगा। तो ये इससे पानी जितना आपको चाहिए उतना पानी आप पी सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक की बोतल हमेशा से प्रयोग कर रहे हैं, प्लास्टिक कंटेमिनेंट्स और स्मॉल नैनो पार्टिकल्स आपका शरीर ऑब्जर्व कर रहा है, जो आने वाले समय में आपको एलोपैथ की तरफ दौड़ाएगा। जब अचानक हो जाएगा तो दिक्कत होगी। तो हमें क्या करना है? आयुर्वेद की तरफ जाना है, सात्विक भोजन करना है और अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा आचरण में परिवर्तन करना होगा। आचरण में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? हमारे माता पिता हमें मंदिर, चर्च, गिरजाघर, जो जिस समाज से आता है, गुरुद्वारा, जहाँ भी हम लोग जाते थे तो वहाँ बताते थे कि सिर ढक करके जाना है। मंदिर में जहाँ भी हम जाए, जूते उतार के, चप्पल उतार के जाना है। अब बच्चे को बार बार बोलना नहीं पड़ता है। जैसे हम बड़े होते हैं, जो हमने बचपन में देखा है वही सीख जाते हैं, तो हम चप्पल जूते पहले ही यथास्थान, उपयुक्त स्थान पे उतार देते हैं। अगर हम जब भी अपने धर्मस्थल में प्रवेश कर रहे हैं तो सिर ढक करके ही जाते हैं। तो ये क्या, हमने उसको अपने आचार में, व्यवहार में उसको ढाल लिया है। तो इस तरह से आप अपने जीवन में इसका आचार व्यवहार करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अब मैं पर्यावरण के इस अध्याय में थोड़ा सा ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय हो रहा है, मैं जैविक खेती की तरफ आऊंगा। जैविक खेती जो जीवों के संवत खेती है। आज हम लोग जो भोजन कर रहे हैं वो सारा कितना कहाँ से आ रहा है? उसमें मैक्सिमम जो आप देखते हो क्वांटिटी, वो या तो केमिकल्स की है या हमारे रसायन वाले खाद हैं, उनसे हो रहा है। आप अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में दोआबा एक जगह है, वहाँ बच्चे अपंग पैदा होने लगे हैं। मैं पंजाब में काफी सालों तक मैंने वहाँ सेवाएं दी,
मुझे काफी वर्षों का वहाँ पे अनुभव है। वहाँ के लोग खान पान तो बहुत अच्छा रखते हैं, लेकिन कौन सा वाला अच्छा? वही वाला अच्छा जो हमारे सनातन संस्कृति में नहीं अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत उन्होंने जब भी खाएंगे तो तामसिक भोजन खाते हैं। और दूसरी बात, उन्हें ये पता नहीं लग पाएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो वहाँ पानी इतना गंदा हो रहा है, विषैला हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम उत्पादन के चक्कर में वहाँ पे पेस्टिसाइड्स का, रसायनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हम लोगों को करना क्या है कि हम रसायनों का प्रयोग बिल्कुल कम करें। जैविक खेती के जो उत्पाद हैं, उन्हीं को अपनाएं। प्रयास ये करें कि जिनके घर आंगन में जगह है, वे अपने घर आंगन में छोटा-सा अपना, अगर गौशाला आपकी है तो गौ वाटिका उसके नज़दीक बनाएँ। और दूध का जब सेवन करना है तो गाय के दूध का ही सेवन करें। और उसके साथ ये कि गौ वाटिका होगी तो उसमें खाद-वाद जो भी है, गाय के गोबर की रहेगी। दूसरी ये चीज़ कि खेतों में जब भी डालें आप रसायन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आप अपने घर में जो गीला कचरा है, रसोई का जो आपका किचन का है, उस किचन के मैनेजमेंट को भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपका खाद का वो रहता है। और उसी से ही आप अपना किचन गार्डन से छोटी-छोटी चीज़ें उगा सकते हैं। धनिया हो गया, राई हो गई, पालक हो गया, इस तरह की छोटी-छोटी जो सब्जियाँ वो उगा सकते हैं। आप टेरेस पे भी कुछ चीज़ें उगा सकते हैं। और इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आप सक्षम नहीं हैं, व्यस्त जीवन है, तो आप बाज़ार से जैविक उत्पादों को प्रयोग करें। आज हमारे जो रसायनों के प्रयोग से दिक्कत क्या हो रही है? मान लीजिए कि मैं गंगा तट के क्षेत्र से आता हूँ, माँ भगवती के उस पहले मैदान से आता हूँ। वहाँ अगर मान लो लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, तो रसायन यूज़ करेंगे, क्या होगा? जो बच जाएगा उसका कचरा, जो उसमें से रसायन पानी जो हमेशा तो रोकेंगे नहीं। अगर धान की फसल है, उसमें आपने जो भी पेस्टिसाइड डाला, वो एक बार में सारा वहाँ ऑब्ज़र्व नहीं होता है। धीरे-धीरे नदी नालों के माध्यम से वो बड़ी महानदियों में जाता है, सनामीरा में जाता है और इससे जल विषैला हो जाता है। जल विषैला होगा, जलीय जंतु जो पानी को साफ रखते हैं, वे मरने लगेंगे। मैं यहाँ पर अभी पर्यावरण दिवस पर कुछ बच्चों के साथ में शिक्षा इंटरनेशनल एकेडमी है यहाँ बैंगलोर में, उन बच्चों के साथ में मैं यहाँ लाल बाग में था। तो मैंने वहाँ बहुत बारीकी से अध्ययन किया। जो वहाँ पर पानी का अंदर तालाब बना हुआ है, उसमें मछलियाँ बहुतायत मरी हुई पाई गई। कारण क्या है कि जो घरों का सीवरेज का पानी है, वो उसमें आके मिल रहा है और उसमें हम सारा विषैली जो चीज़ें हैं, वो डाल रहे हैं। तो वो आखिर जाता कहाँ है? कहीं न कहीं पानी में मिलता है, जिससे जलीय जीवों को हानि होती है। तो आपको जैविक खाने के लिए मैं प्रेरित करना चाहूँगा और बहुत समय मैंने आपका लिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ रंजना जी का, प्रतिभा बहन जी का और तमाम हमारे योगाचार्यों का कि आपने इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुना और आप मुझे निश्चित ये लगता है कि आप इनका इन सभी चीज़ों का आचरण करेंगे। मेरा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगला जो हमारा 10-15 मिनट का ये समय है, इसमें अगर कोई पूछना चाहता है तो वन बाय वन सिर्फ जो व्यक्ति यहाँ पर जो प्रतिभागी जो विद्वजन पूछना चाहते हैं, अपना किसी का कोई विषय है, रख सकते हैं, बाकी के लोग माइक म्यूट रखेंगे ताकि उनको सुनाई दे। तो आप अपना प्रश्न करें। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। हम पूछना चाह रहे हैं सर कि वो कौन सी ऐसी घटना थी जिसके कारण आपने अपनी बढ़िया नौकरी छोड़ करके और इस तरफ आए। जी हो। देखिए, ये जो विषय है, ये विषय मेरी अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ था
अचानक वैसे ये कभी लंबी कहानी है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। वर्ष 2010 में मेरे पिता बिल्कुल मरणासन अवस्था में थे। तो उस समय हम लोग ज्यादा समय नहीं दे पाए, क्योंकि मैं एक उच्च प्रबंधन में के क्षेत्र में था। एंड बेसिकली वी आर द लीडिंग सप्लायर ऑफ कंपोनेंट्स टू द टू व्हीलर इंडस्ट्रीज लाइक हीरो मोटोकॉर्प, सुजुकी मोटर्स, रॉयल एनफील्ड, यामा मोटर्स। एंड आई वाज वर्किंग ओवर देयर एज ए पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो वहाँ पे समय की कुछ बाध्यता रहती थी, तो मैं ज्यादा समय उनको नहीं दे पाया। तो उस समय मुझे लगा कि हमें जिन्होंने जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, उन्हें अंतिम क्षणों में हमें समय देना चाहिए। तो 2010 में फिर कुछ दिन तक हम लोग यहाँ रहे। मैं उनके साथ में रहा और ये मन में ठान लिया कि मुझे ये कुछ करना है। तो इन दिनों ये हुआ कि अचानक मेरा पैर टूट गया था, 13वें से 1-2 दिन पहले, और मैं 5 महीने बिस्तर पर था। तो मैंने यहीं से अपने घर से ही अपनी कंपनी को मैनेज करने के लिए मैंने प्रयास किया। एंड इट कुड पॉसिबल। तो उसमें जब वापस गया हूँ, तो मैं तब तक बच्चों के साथ आत्मीयता के साथ में जुड़ चुका था। तो मुझे लगा कि इन बच्चों को भी समय देना चाहिए, इन बच्चों को मेरी जरूरत है। मेरी मातृभूमि मुझे बुला रही है कि मैं अपनी माँ और मातृभूमि की सेवा करूं। तो जब मैंने अपना ये प्रस्ताव वापस से आकर के अपनी कंपनी में रखा, तो मेरे दोस्त जो थे वो सोचते थे कि ये कहीं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कहीं वहीं हरिद्वार में जो है सिडकुल है, उसमें कहीं ज्वाइन कर रहे होंगे। और ये यहाँ से झूठ बोल के जा रहे हैं कि मुझे माँ की सेवा करनी है या मातृभूमि की सेवा करनी है। लेकिन जब मैं वापस आया, तो वापस आने के बाद में मैं इन्हीं कार्यों में जुड़ गया। और आज मेरे दोस्त मुझे वहाँ से कई बार थैंक्स भेजते हैं, फोन करके बताते हैं कि भाई किस तरह से आज आपने ये छोड़ा। बहुत बड़ा मतलब एक अवसर छोड़ करके मैं आया हूँ। लेकिन मैं एक बात सब लोगों को बहुत जरूरी शेयर करना चाहता हूँ कि भगवान जब आपका कोई एक रास्ता बंद करते हैं, तो बड़ा उससे बड़ा कोई दूसरा रास्ता खोल देते हैं। आज मेरे परिवार में मेरी जो बड़ी बड़ी बेटी है वो सीए कर रही हैं। छोटी वाली बहुत वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी में अच्छी पोस्ट पे है, और उसको प्लेस करने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो इससे पहले बिफोर दिस वो गूगल में उसने ट्रेनिंग की है 2 साल की। तो ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, माँ भगवती गंगा की ब्लेसिंग्स और आप लोगों के प्यार से, जिन लोगों को मैं यहाँ सहयोग कर रहा हूँ, जिस समाज को, उन बुजुर्गों के आदर्शों से, जो हमारे परम पूज्य स्वामी जी जैसे हमारे अलौकिक शक्तियां हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, इन सब लोगों के साथ में जुड़े रहने का यही है। कहीं ना कहीं आप वहां जुड़ते हैं तो उसकी भी ब्लेसिंग्स जरूर आती हैं, ये बात मान करके चलें, बिल्कुल आती हैं। क्योंकि चंदन धोरे नीम बसे तो नीम भी चंदन होए, चंदन बेचारा क्या करे संगति में गुण खोए। आप परम पूज्य बाबा रामदेव जी और परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी तो नहीं बन सकते, आपको लगता है, लेकिन उनकी कोई ना कोई विधा आप में जरूर आएगी। आज जो लोग योगाचार्य जी से आज जिन्होंने योग सीखा, अशोक जी भाई साहब बड़े अच्छे से बता रहे थे, तो उसमें से कुछ तो आदमी ग्रहण करेगा। 1% अगर मैं कहता हूं कि अगर 1% और पार्ट पर मिलियन मानिए आप, वापस आया हूँ। सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने नहीं बताई कि मैं अभी भारत सरकार को भी मैं एडवाइस करता हूँ, और महीने में एक एक दिन जो है डीएम को एडवाइस करने के लिए मुझे जाना होता है कि हमारे यहाँ हम नमामि गंगे में किस तरह के प्रोजेक्ट्स हम कर सकते हैं, हमारा जो क्षेत्र है उसको हम कैसे समृद्ध करें। हमारे जिला जल एवं स्वच्छता मिशन भारत सरकार, जिसकी चेयरपर्सन जिला वहाँ जिला स्तर पर डीएम होते हैं, तो उनका मैं मेंबर हूँ, नामित सदस्य हूँ, और ये मैंडेटरी है। यू विल सरप्राइज टू नो, ग्लेड टू नो, कि जब भी ये बैठक जब होती है, ये बैठक मैंडेटरी होना ही है, भारत सरकार का आदेश है। उस दिन अगर डीएम साहिबा अगर चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ में भी हैं, तो उनको वहां भी वर्चुअली जुड़ना पड़ेगा, जैसे आज मैं आपके साथ जुड़ा हुआ।
तो ये एक मेरा सौभाग्य रहा कि प्रकृति ने मुझे ये अवसर दिया, माँ भगवती गंगा जी को नजदीक से देखने का मुझे सो अवसर मिला, और वो देख करके पीड़ा हुई तो मुझे वापस आना पड़ा। जी जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय विनोद सर। और जैसा कि आपने शुरुआत से कहा कि हमें जैसे बिस्तर से उठते ही हमें दोनों हाथों को ऐसे लेके कराग्र वसते कर लक्ष्मी कर मुद्दे सरस्वती कर मूले तु गोविंदे प्रभाते कर दर्शनम, और ऐसे प्रभाते कर दर्शनम करके ही हमें दिन की शुरुआत करनी है। और जब हम धरती माता पर पैर रखते हैं तो हमें क्षमा भी मांगनी है कि जो आपने बहुत सुंदर, और जो पर्यावरण के लिए हम कैसे जिम्मेदार है, पर्यावरण के लिए हमें पेड़ पौधे लगाना, पानी की बचत करना, यही काम नहीं है तो हमारा दायित्व क्या है कि हमें कैसे अन्य चीजों को भी हमें संजो के रखना है, जैसे कि कल्चर संस्कृति जो है, जो बिजली ऐसी कूलर में है, और भी व्यसन जैसे गुटखा खा के लोग थूकते हैं, प्लास्टिक भी कहीं पर खा के फेंक देते हैं, तंबाकू, ये सब, और हमारी दिनचर्या, इसको हमको सबको लेकर ही चलना है, इस सबको समेट के लेकर चलना है, तब ये पर्यावरण फिर से हरी भरी और सुंदर, और हम सभी इसी कार्य में आगे करेंगे, कार्य को आगे सब लेकर चलेंगे। और मैं, हमारा 7:55 हो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आदरणीय हमारे साथ देहरादून से ही जुड़े हैं, वैसे तो हमारे आदरणीय पवन कुमार सर पतंजलि अनुसंधान केंद्र हरिद्वार से है, और तो मैं उनको सादर निवेदन करती हूँ कि आपके साथ संवाद अपनी बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पवन कुमार सर। जी नमस्कार। और बहुत सुंदर आज की वार्ता, इस योगाहार कार्यक्रम को अनवरत चलते हुए 3 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, चौथे वर्ष में प्रवेश किए हैं, और आज की हमारी योग कक्षा भी इतनी सुंदर पटेल जी के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से आज भी योग कराया गया। और आज के हमारे मुख्य वक्ता रहे पर्यावरणविद, उन्होंने अपना टाइटल दिया है, तो उनका अभिनंदन है, क्योंकि इस पर्यावरण है तो हम हैं, और हम हमारे ये सोचना कि हमारे बिना पर्यावरण कुछ नहीं है, वो ये सबसे बड़ी भूल है। और इस चीज को जब हम समझ पाते हैं, और इस योगाहार कार्यक्रम में भी हमने इस विषय पर कई बार बातचीत कर ली है, कई बार चर्चा कर ली है, कई बार छोटे छोटे कदम उठाने की बातचीत कर ली है, लेकिन एक सामूहिक रूप से हम क्या कर सकते हैं, सामूहिक रूप से हम किस प्रकार से इस चीज को आगे ले जा सकते हैं, इसमें जो प्रयास चल रहे हैं इनको और ज्यादा बल देने की आवश्यकता है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से तो हम लोग कर पाते हैं, हम मिल पाते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से हमारी विचारधाराएं, हमारा समय और हमारा जो भी उपलब्धता है वो कई बार नहीं हो पाता है, या हमारी प्राथमिकताएं नहीं हो पाती हैं, या हमें समय नहीं मिल पाता है। इस विषय पर मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से शुरुआत करते हुए, जिसके बारे में हमने कई बार बातचीत की और पर्यावरण के कई विषयों के ऊपर बातचीत की है, लेकिन इसको सामूहिकता कैसे दी जाए और सामूहिक रूप से हम किस प्रकार से अपनी बात करेंगे। जैसे कि अभी मैं कुछ उदाहरण देता हूँ कि सरकार ने भी और पर्यावरण के को समझने वालों ने कुछ समय पहले कहा था, कुछ वर्ष पहले, कि हम अर्थ डे 22 अप्रैल को जो होता है उसमें हम 1 घंटा अपना बिजली का बचत करेंगे, 1 घंटा हम बिजली चलाएंगे, खाली केवल, लेकिन ये संदेश देने के लिए। लेकिन इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ सकते हैं, और ये सामूहिकता की भावना कैसे निकल सकती है, क्योंकि बिना उसके करना कि हम सरकार के प्रति रहें कि सरकार ही सब कुछ करेगी और उसके विभाग ही कुछ करेंगे,
नहीं आते हुए कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर हमारा एक मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए कि सामूहिक रूप से इस माह में, इस ऋतु में, इस दिवस में कुछ चीज़ें हमें अवश्य करनी है। तो इस विषय पर अगर हम प्रकाश डालते हैं और इसके ऊपर चर्चा करते हैं, मुझे लगता है कि शायद हम कुछ एक रास्ता निकले कि हम सामूहिक रूप से भी कुछ काम करने का प्रयास करें। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये फूड फॉर थॉट है आज के लिए कि हम इस पर कैसे काम करें। बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे ग्रुप्स ज़्यादातर लोगों का एक क्रिटिकल मास जिसको हम कहते हैं, क्रिटिकल मास से भी ज़्यादा एक संख्या जो कि इस परिवर्तन को समग्र रूप से और पूर्णकालिक बना सके, ऐसे कुछ विचार अगर हमारे सदन के हैं, तो उस पर हम बातचीत करें। ये इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। जी, आदरणीय विनोद सर। कार्यक्रम का समापन हम लोग कल्याण मंत्र से करेंगे, पर इससे पूर्व अभी हमारे योगाचार्य ने साथ में बात साझा की, उसके लिए उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कभी भी आपको इस अनुदास की अगर कहीं पर जरूरत महसूस होती है, आवश्यकता महसूस होती है, आई एम ऑलवेज विद यू। और जैसा भी आप चाहेंगे, हिंदी में, अंग्रेजी में, जिस भाषा में जो कंफर्टेबल हो, हम लोग सेशन कर सकते हैं। और ऋषिकेश में हमने वैसे तो 7 जनपदों में, गढ़वाल कमिश्नरी के 7 जनपदों में 7 स्मृति वन बनाए हैं। देहरादून जनपद का जो स्मृति वन है और ऋषिकेश, वहाँ भी हम लोग कभी कोई कार्यक्रम कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। वहाँ पर हम अपने बुजुर्गों की पुण्य स्मृति में, अपनी शादी की वर्षगांठ के अवसर पर, बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर उनकी मधुर स्मृति में वहाँ एक पौधा लगा सकते हैं। और वो जो पौधा है उसका संरक्षण हमारा एक समूह है, अठूर भागीरथी स्वयं सहायता समूह, वो करता है। तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं। स्थानीय स्तर पर कोई इस तरह की अगर वहाँ पर कोई इकाई है, तो मैं स्वागत करना चाहूँगा कि फिलहाल तो मैं अभी बेंगलोर में हूँ, लेकिन जैसे वापस आते हैं तो अगर कोई जिम्मेदारी वहाँ पर इस तरह की दी जाती है कि वंस इन ए मंथ हम वहाँ में एक बार भी पर्यावरण संबंध कोई कार्यक्रम अगर कोई, और 1 मिनट मैं एक्स्ट्रा ले चुका हूँ, तो इसके साथ ही सब लोग, मैं चाहूँगा कि अपना एक बार सब लोग वीडियो ऑन भी कर ले, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कल्याण मंत्र के साथ में हम लोग कार्यक्रम, ताकि ये भी पता रहे कि सब लोग जगे हुए हैं, यहाँ से कार्यक्रम में उपस्थित भी हैं। और आदरणीय, कल्याण अभी हमारे पास समय 10 मिनट का है और हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब देहरादून से। तो मैं सादर निवेदन करती हूँ दिनेश सेमवाल जी भाई साहब से कि आप आए और हमारे मुख्य वक्ता के साथ थोड़ा सा संवाद करें। जी जी स्वागत। आदरणीय दीदी जी, सादर धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा लगा आज की हमारे मुख्य वक्ता जो अभी बेंगलोर में हैं, देहरादून से ही हैं, और आपने पर्यावरण की समग्रता पे, अलग-अलग पदों पे हम कैसे समग्र रूप से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण अगर एक पहलू को हो सकती या एक पहलू को लेकर हम लंबा जीवन नहीं जी सकते, ये बातें सामने आई हैं। समग्र रूप आज की आपकी वार्ता के माध्यम से समग्रता हमें मिली है, और इस पथ की तरफ हम जब बढ़े, तो ये बात भी आदरणीय पवन सर ने रखी है कि हम कभी मिलें। हालाँकि मैं आपका अगर उम्र में आपका शिष्य हूँगा, लेकिन मुझे ये आभास हुआ है कि व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, लेकिन व्यक्ति से व्यक्ति का मिलना बड़ा कठिन और बड़ा जटिल हो गया है।
तो ये जो संगम है, ये जो त्रिवेणी है, ये ऋषिकेश में हो, देहरादून में हो, हरिद्वार में हो, तो रहेंगे आदरणीय आज के मुख्य वक्ता जी आदरणीय पर्यावरण जी और साथ में अन्य बातें हम क्योंकि आज की बातें तो हमें थोड़ा ये लगा कि ऊँट के मुँह में जीरा जैसा, आपसे बहुत कुछ समझना है, सीखना है और अ, आगे बढ़ना है। पुनः-पुनः बहुत-बहुत अभिवादन आपका। जी, धन्यवाद। प्रणाम। जी, जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया और हमारे साथ देहरादून से आदरणीय वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक आदरणीय विनोद भट्ट सर जुड़े हैं देहरादून से, तो मैं उनको भी सादर निवेदन करती हूँ कि आप आए और आज के इस आदरणीय विनोद सर से अपनी बात रखे। जी, आदरणीय विनोद भट्ट सर। भट्ट सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ऋषिकेश से। धन्यवाद वंदना जी। और क्षमा प्रार्थी भी हूँ, जैसे कि मैं कल भी बता रही थी मेरे फ़ोन में कुछ दिक्कत आ रही थी और आज हमारे आदरणीय सम्मानित भैया जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आपने एक छोटा सा निवेदन स्वीकार किया और मैं स्वागत में नहीं बोल पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, तो बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी यहाँ पर मैं आपसे और भी बातें करना चाहूँगी और अगर आप टाइम देंगे तो मैं ज़रूर आपसे मिलना चाहूँगी। वर्मा जी भैया है मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, तो मैं सादर निवेदन करती हूँ, आप आए, आपका स्वागत है। चलिए दिनेश शरद भैया तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। आगे मैं आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ कि आपका स्वागत है, आप हमारे मुख्य वक्ता जी से संवाद करने का कष्ट करें। जी आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी। जी आदरणीय प्रभा बहन। जी रंजना जी, आपने मुझे कहा कुछ? नहीं नहीं। चलिए, अगर हमारे सदन में किसी भाई बहन का कोई सवाल है तो कृपया आदरणीय विनोद सर से कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। स्वागत है, स्वागत है। जी, अपना हैंड राइज करें। जी आदरणीय दिनेश भैया जी स्वागत। हाँ, जी हम आदरणीय जी से ये बात पूछनी थी कि आपका जो बैंगलोर से वापसी कब कब होने वाली होगी? जी 15 के बाद सिमाल जी। जी। भी किया है, तो कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं हम लोग। तो तो हम मैं तो चाह रहा था कि आपका सानिध्य मिले। जी, धन्यवाद सर। मिलते हैं। जी जी, प्रणाम। स्वागत और स्वागत। जी जी धन्यवाद। जो कि विनोद सर ने हमें एक वीडियो भेजा था कल परिया
संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश होंगे। वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। जल की हर एक बूंद है सोना, गर्व नहीं है इसको खोना। जल बचाओ कल बचाओ, बात करो हलचल मचाओ, बात करो हलचल मचाओ। साफ सफाई के लिए जहां तक संभव हो सके पानी के स्थान पर झाड़ू का प्रयोग करें। कुछ ऐसे हम लोग जल संरक्षण कर सकते हैं, उनको प्रयोग में लाने से सिंचाई में सहायता मिलेगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीक को प्रयोग करके प्रभावी तरीके से जल स्तर बढ़ाया जा सकता है। नहाने के लिए शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग कर सकते हैं। मंजन करते हुए, सेविंग करते हुए नल को खुला न छोड़ना भी पानी की बचत करता है। हम लोगों को जहां भी जनता एकत्रित मिले वहां उनको जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, जन जागरण के बिना कोई भी कल्याणकारी योजना सफल नहीं हो सकती है। यह तय कर लें कि जल का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग आए। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है ताकि पहाड़ों पर जल का संचय, संरक्षण और संवर्धन हमेशा के लिए हो सके। यह हर्ष का विषय है कि इस महान उद्देश्य में देवभूमि उत्तराखंड की जागरूक जनता सक्रिय सहयोग, जल को प्रदूषित होने से बचाने और जल संरक्षण के लिए समर्पित भाव से अपना योगदान करें। जल की हर एक बूंद है सोना, व्यर्थ नहीं है इसको खोना। जी धन्यवाद। आप सभी ने ये वीडियो देखा और चलिए अब हमारा समय हो रहा है और भी अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, वरना हम समापन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आदरणीय विनोद सर सभी वीडियो ऑन कर दे और समापन की तरफ चलते हैं। तो मैं आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब से ही निवेदन करती हूँ कि कृपया आज का समापन क्लास का करें। तो सभी अपने अपने वीडियो ऑन कर दीजिए और जैसा कि क्या कहते हैं तो मैं सादर निवेदन करती हूँ आपसे। सेमवाल जी, जी जी आदरणीय, आपसे निवेदन हम धन्यवाद करते हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए हार्दिक आप सभी का साधुवाद करते हुए धन्यवाद करता हूं और सभी से निवेदन, सभी आदरणीय से निवेदन करूंगा कि सम्मानित से भी हाथ जोड़ करके भगवान का हम धन्यवाद करेंगे और कल्याण मंत्र के साथ कार्यक्रम को विराम देंगे। मैं कार्यक्रम का समापन इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये जो भगवत कार्यक्रम है ये कभी विश्राम नहीं होता है। इनका समापन नहीं होता है, एक आगे फिर हम पुनः मिलेंगे, तो इसलिए मैं विश्राम कह रहा हूँ। कार्यक्रम के विश्राम की ओर चलते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा प्रणाम सभी को, सभी जेसेट को प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। जी जी धन्यवाद सभी का और सभी को राम राम। जी। और आज हम इस तरह से पर्यावरण हमारे जीवन के लिए पर्यावरण के जो अलग-अलग पहलू हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं और कैसे हम छोटे-छोटे कदमों को आगे बढ़ाकर इस ये बात आदरणीय श्री दूत जुगलाल जी ने कही है इस मंच पर और जैसे कि मंच के माध्यम से ये बात भी सामने आई है कि समय-समय पर हम इस मंच पर आपको सुनते रहेंगे, ऐसी प्रार्थना भी है और जो हम व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से रिस